नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ला जुगाड़ से। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी जुगाड़ सीरीज चालू है फॉरेंसिक साइंस के लिए, ठीक है। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे क्या, एग्जामिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्टेन्स एंड हेयर्स के बारे में। कि किसी भी घटनास्थल पे जब हम जाते हैं, कोई भी क्राइम होता है तो हमें कुछ वहाँ पर कुछ बायोलॉजिकल स्टेन्स मिलते हैं, हेयर्स हो गए या फिर ब्लड हो गया या फिर सीमेन हो गया। तो वो बायोलॉजिकल जो स्टेन्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ क्राइम पे, कि मतलब उस क्राइम का नेचर क्या है। अगर मान लो कि कोई फिजिकल असॉल्ट हुआ है तो वहाँ पे ब्लड मिलेगा, या कोई सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस होते हैं तो वहाँ पे सीमेन मिलने की संभावना होती है, ठीक है। तो ये कहाँ पे डिपेंड करता है, हमारा नेचर ऑफ क्राइम पे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से पढ़ते हैं कि इनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इन बायोलॉजिकल एविडेंसेस के एग्जामिनेशन के। तो ये क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं नेचर, स्टेन और मटेरियल का। इससे पता चल सकता है कि उसका नेचर क्या है। नेचर आप सोच रहे होंगे कि उसका कैसा नेचर हो सकता है, तो अभी आगे हम देखेंगे, ठीक है। आप समझ जाओगे कि नेचर के बारे में जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। फिर हम इससे इस्टेब्लिश करते हैं कि ये ह्यूमन ओरिजिन का है कि नहीं है, कि मतलब कि किसी जानवर का तो नहीं है। पहले पुराने ज़माने में जब आशिक प्रेम पत्र लिखते थे तो खुद का ब्लड छोड़ के मुर्गे का ब्लड उठा लाते थे, ठीक है। तो ये इससे पता चलेगा। फिर तीसरा क्या ऑब्जेक्टिव है कि हम आइडेंटिफाई कर सके सोर्स क्या है उस मटेरियल का। जो हमको वहाँ पे मटेरियल मिला है वो आया कहाँ से, ब्लड है विक्टिम का है या फिर जिसने उसको मारा है उसका मर्डरर का है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पता लगती हैं। फिर क्या है कि हम कनेक्ट कर सकते हैं सस्पेक्ट को क्राइम सीन से। अगर ये हुआ तो एक कॉन्क्रीट एविडेंस की तरह कि आपका ब्लड वहाँ पे मिला था, इसका मतलब कि आप वहाँ पे गए थे, ऐसे कैसे आपका ब्लड वहाँ पे पहुँच गया या आपका सीमेन वहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं, हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं आइडेंटिटी थ्रू डीएनए एनालिसिस। तो जब डीएनए एनालिसिस वो जो क्या कहते हैं बायोलॉजिकल एविडेंस का करेंगे तो उससे क्या होगा कि हम उसकी आइडेंटिटी भी है ना वो इस्टेब्लिश कर पाएंगे, ठीक है। फिर इसकी सहायता से हम कोरबोरेट कर सकते हैं अलग एविडेंसेस को, ठीक है। उनको भी सहारा दे सकते हैं, उनको मजबूती प्रदान करके उनको भी मेन एविडेंस की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या, रिकंस्ट्रक्ट द सर्कमस्टांसेज ऑफ द ऑफेंशियल ऑफेंसेस, ठीक है। जो सर्कमस्टांसेस हैं उनका एक फ्रेमवर्क बना सकते हैं कि ऐसे ऐसे आरोपी अंदर गया होगा, फिर उसने ये हुआ होगा, वहाँ बहस हुई होगी, फिर ऐसे ऐसे उसने असॉल्ट किया, ठीक है। सारा कुछ हम क्या कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है जब आप कोर्ट में इस बात को प्रूव करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बायोलॉजिकल स्टेन जो है हमारा वो क्या है, ब्लड स्टेन, यानी कि खून के धब्बे। ये सबसे कॉमन होता है, ठीक है। अगर कोई भी असॉल्ट का केस है, कुछ भी है, तो सबसे पहले जो पुलिस देखती है तो इनकी ब्लड स्टेन है कि नहीं, मारपीट का नेचर अगर हुआ उस क्राइम का तो ये कहाँ कहाँ पे मिलता है, क्लॉथ पे, मतलब कपड़ों पे, वेपन्स पे, जिस वेपन से मतलब हुआ कि हो सकता है चाकू से मारा गया हो या रॉड से मारा गया हो, ठीक है। फ्लोर्स पे मिल सकता है, दीवार पे मिल सकता है, व्हीकल्स पे हो सकता है कि व्हीकल से असॉल्ट कर दिया गया हो, फिर क्या मिट्टी में मिल सकता है, ठीक है। इसकी फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो ये क्या डिटरमाइन करता है, आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम, आइडेंटिटी ऑफ ऑफेंडर की, मतलब जिसने क्राइम किया है। फिर नेचर ऑफ इंजरीज की, वो नेचर कैसा है, क्योंकि ब्लड है अपने साथ बहुत सारा डेटा कलेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ तक से उससे यहाँ तक पता लगता है कि किस बॉडी पार्ट से ये ब्लड निकला है, ठीक है। पोजीशन ऑफ विक्टिम एंड असैलिएंट की, मतलब कि जो डायरेक्शन है, मान लिया कि अगर ये मान लिया इंसान खड़ा है, ठीक है, दीवार के पास, ठीक है, ये दीवार है। तो अगर गोली इधर से चली तो ब्लड इधर जाने की संभावना कम है, लेकिन अगर गोली इधर से चली तो ब्लड इधर ही से आएगा। अगर पीछे से गोली आ रही है तो ब्लड इधर जाएगा। तो वो पोजीशन जो विक्टिम की है वो रिवील कर सकता है, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट बता सकता है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्या है, एग्जामिनेशन इनका कैसे होता है, ठीक है। तो एग्जामिनर क्या ऑब्जर्व करता है, कलर कैसा है, उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है और डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। मतलब कि अगर देखिए उस जैसे कि उसके प्राइमा फेसी हमको अगर किसी बॉडी में पता चल रहा है कि 9 mm के बुलेट से मारा गया है उसको, ठीक है। तो 9 mm की बुलेट जो है वो इस मतलब कि बॉडी को इतने ज़्यादा पंक्चर नहीं करती, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होगा ब्लड का वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर यही हम बात करें 0.45 कैलिबर, ठीक है, या फिर जो शॉर्ट गन की बुलेटेड होती हैं, कार्ट्रिज होते हैं, ठीक है, जिनमें बहुत सारे छर्रे होते हैं, या फिर बड़ी जो ज़्यादा की बुलेट्स होती हैं, उनके बारे में अगर बात करें तो उनसे जो ब्लड निकलेगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। यहीं अगर किसी धारदार हथियार से मारेंगे तो अलग तरीके से ब्लड निकलेगा, लेकिन अगर किसी ब्लंट हथियार से हम अगर असॉल्ट करेंगे तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बनेगा ब्लड का वो एक अलग ही तरीका फॉलो करेगा, ठीक है। उसका
कलर कैसा होगा, तो कलर और वो सारी चीज़ें क्या बताते हैं कि जो ब्लड है हमारा वो कितना पुराना है, ठीक है। जैसे जैसे ब्लड टाइम लेता जाता है वो अपना कलर चेंज करता जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में, ठीक है। तो वो एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके अपना जो कलर है, वो शेप है, वो चेंज करता जाता है, ठीक है। इसके टेस्टर्स क्या होते हैं, 3 तरह के टेस्ट होते हैं, कैसलमेयर, बेंजोइन टेस्ट, ये बहुत ही मतलब पुराना है। दूसरा क्या है, फिनाफ्थलीन टेस्ट, ठीक है। ये तीनों टेस्ट जो है इंडिकेट करते हैं कि पॉसिबल प्रेजेंस ऑफ ब्लड है कि नहीं वहाँ पे, ठीक है। अगर इनके बारे में डिटेल जानना है तो आप कमेंट कर देना, फिर मैं डिटेल में एक लेक्चर इनके बारे में बना दूंगा, ठीक है। अभी बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक। फिर कैसे कन्फर्म कैसे करते हैं कि ये ब्लड ही था, ठीक है। तो कैसे, टेकमैन क्रिस्टल एक होता है, ठीक है। टेकमैन क्रिस्टल टेस्ट होता है और दूसरा ताकायामा क्रिस्टल टेस्ट, इन दोनों से हम इस्टेब्लिश करते हैं कि मतलब कंफर्म हो जाता है कि हाँ ब्लड ही था, ठीक है। और इससे क्या पता चलता है कि वो जो ब्लड था वो ह्यूमन का था कि एनिमल का था, या फिर किसी और भी तरीके से लाया गया था, ठीक है। फिर डीएनए एनालिसिस से हम बहुत सारी चीज़ें तो क्लियर कर ही सकते हैं कि पर्सनल आइडेंटिटी कि वो विक्टिम का था कि ऑफेंडर का था या किसी और का था, कोई थर्ड पार्टी, ठीक है। फिर अब आ जाओ, सेकंड टाइप क्या है हमारा, सीमेन स्टेन, ठीक है। ये ज़्यादातर सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में मिलता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे मिलता है, सेक्सुअल ऑफेंसेस, रेप के केसेस जो होते हैं, जो अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, और पैटर्निटी डिस्प्यूट में इसका काम आता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, अगर फ्रेश सीमन है तो कैसा होता है, ग्रेइश वाइट होता है, स्टिकी होता है, और उसमें एक ओडर होती है, ठीक है। अगर वो सीमन फ्रेश है, लेकिन अगर ओल्ड है, ठीक है, तो वो येलोइश टाइप का होगा, उसकी जो स्मेल है वो चली जाएगी, ठीक है। वो हार्ड एंड क्रस्टेड हो जाएगा, ठीक है, क्रिस्टल के फॉर्म में ऐसे बना लेता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फिर इनका एग्जामिनेशन कैसा होता है। तो इनका एग्जामिनेशन कैसा है, डॉक्टर पहले क्या ऑब्जर्व करता है कि कलर कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, फिर यूवी लाइट के अंदर उसका टेक्स्ट होता है, ठीक है। फिर अगर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करें तो उस पर क्या पता चलता है कि स्पर्मेटोजोआ कैसा है उसका, कि मतलब कि जो स्पर्म के अंदर बहुत सारे प्रोटोजोआ और मेटाजोआ पाए जाते हैं, तो उनका एग्जामिनेशन होता है कि वो है कि नहीं है, प्रेजेंस ऑफ स्मल सेल। क्योंकि अगर एक स्पर्म 72 आवर्स से ज़्यादा पुराना हो जाता है तो उसकी स्पर्म सेल जो होती हैं वो धीरे धीरे मरने लगती हैं, ठीक है। फिर केमिकल टेस्ट भी करते हैं कि एसिड फॉस्फेट टेस्ट और प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो ह्यूमन स्पर्म होता है उसमें जो है एंटीजन बहुत भारी मात्रा में होता है, ठीक है। एंटीजन क्या करता है, हमारी स्किन को ग्लो कराने में मदद करता है, गलत दिमाग नहीं लगाना। फिर क्या, इसकी डीएनए प्रोफाइलिंग हो सकती है, ये क्या, हाई रिलायबल इन आइडेंटिफिकेशन में जब पैटर्निटी डिस्प्यूट होते हैं तो डीएनए प्रोफाइलिंग बहुत काम आती है, ठीक है। सेक्सुअल कांटेक्ट इस्टेब्लिश करने में मदद करता है, ठीक, आइडेंटिफाई करने में ऑफेंडर को कि जो सीमन मिला ये इसी ऑफेंडर का था कि किसी तीसरे का था, कहीं कोई गलत ऑफेंडर को तो हम नहीं पकड़ लाए हैं जिस पे ये ऑफेंसेस के इल्ज़ाम लगे हैं वो गलत तो नहीं है, फिर पैटर्निटी डिस्प्यूट में, ठीक है। अब आ जाओ, इसके बाद क्या है, सलाइवा स्टेन, इनकी मीनिंग ये कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि कोई सिगरेट अगर वहाँ पे मिली मौका वारदात पे, कोई इन्वेलप मिला, ठीक है, फूड आइटम मिला, बाइट मार्क्स अगर मान लीजिए जैसे असॉल्ट हुआ है, ठीक है। आपको जैसे निर्भया का केस अगर याद हो तो उसमें जो ऑफेंडर था, एक ऑफेंडर ने उसके गालों पे मतलब जगह जगह पे बहुत तगड़े तरीके से बाइट किया था। अगर आप वो देख लेते वो इमेजेस तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको एक सीरीज आई थी दिल्ली क्राइम करके, अगर आप उसको देखेंगे आपका दिल दहल जाएगा, ठीक है। ड्रिंकिंग ग्लासेस ऑफनली मिल जाते हैं, ठीक है। इनकी फॉरेंसिक एविडेंस क्या है कि विक्टिम को कनेक्ट करते हैं क्राइम सीन से, ठीक है। और क्या, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व इन द ऑफेंसेस, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वहाँ पे इन्वॉल्व है, मान ली किसी गिलास से मतलब कांच के गिलास में शराब पी रहे थे, फिर वही गिलास उठा के उसने उसके सर पे मार दिया, ठीक है, तो क्या हो गया, एज एविडेंस काम करेगा। इससे क्या होता है, कैसे इसको पता करते हैं कि हर सलाइवा में जो क्या होता है, एमाइलेज नाम का प्रोटीन होता है, ठीक है। इनके डिटेक्शन से हम इसको पता कर सकते हैं वहाँ पे सलाइवा प्रेजेंट था कि नहीं था, ठीक है। डीएनए एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, ठीक है। बैकवल इपैथियल सेल्स प्रेजेंट्स होते हैं सलाइवा में, जिससे डीएनए ये जो सेल्स होती हैं वो डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए क्या होती हैं, सुटेबल होती हैं। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इनकी हेल्प से डीएनए प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब इनका वो जो एप्लीकेशन है वो कैसा है, बाइट मार्क इन्वेस्टिगेशन, सेक्सुअल ऑफेंसेस केसेस और आइडेंटिफिकेशन ऑफ सस्पेक्ट। आपको पता है कि जो हर किसी के जो दांत होते हैं उनका जो पैटर्न होता है अलग होता है, तो जब अगर हम उन बाइट मार्क्स का सैंपल ले लें, ठीक है, और विक्टिम के जो दांतों की जो पैटर्न है उसको उससे कंपेयर करें, तो हम ये कंफर्म कर सकते हैं, फुली श्योर तो नहीं हो सकते हैं, बट हाँ एक स्पेकुलेशन लगा सकते हैं कि ये उसी विक्टिम का काम है या नहीं है, ठीक है। उसके साथ फिर हम उसके साथ ही कॉरोबोरेटिव एविडेंसेस ढूंढेंगे, उसी डायरेक्शन में हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो उससे हम पता कर सकते हैं, ठीक है।
फिर क्या है कि हेयर का एग्जामिनेशन, ठीक है, बालों का परीक्षण, ठीक है। तो हेयर फ्रिक्वेंटली सबसे ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि आजकल भैया बाल टूटने की समस्या तो सबको ही होती है, ठीक है। तो ये हेयर की 3 लेयर होती हैं, एक क्यूटिकल होती है जो कि आउटर लेयर, कॉर्टेक्स मिडिल लेयर और मेड्यूला सेंट्रल लेयर, ठीक है। ये आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपने जैसे शैम्पू के ऐड देखे होंगे तो उसमें जो हेयर दिखाते हैं वो कुछ इस टाइप का दिखाते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारी लेयर, एक लेयर यहाँ तक होती है, फिर एक यहाँ होती है, फिर सबसे बड़ी लेयर, ठीक है। तो यही वो तीनों लेयर हैं, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेडुला, ठीक है। आप कभी शैम्पू का ध्यान से देखना तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये ऐसे क्यों दिखाते हैं, कि ऐसे करके सिंपली क्यों नहीं दिखा देते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ हेयर देखोगे जब, तो कहाँ कहाँ पे, स्कैल्प, बियर्ड, मुस्टैच, आईब्रो, एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, यहाँ यहाँ की लोकेशन से, बॉडी पार्ट से ये हेयर मिलते हैं, ठीक है। अब एग्जामिनेशन इसका कैसे होता है, तो कलर से, लेंथ से, थिकनेस से, कर्वेचर से, मॉड्यूलरी पैटर्न, ठीक है। कलर कैसा, हर किसी के बालों का अलग होता है, लेंथ अलग हो सकती है उस विक्टिम और ऑफेंडर की, ठीक है। थिकनेस, हर किसी के बाल, किसी का बाल पतला है, किसी का मोटा है। कर्वेचर की मतलब किसी के घुंघराले हैं, किसी के स्ट्रेट हैं, किसी के ऐसे कर्व में है, ठीक है। इस पर और आपको पता है इसकी डीएनए प्रोफाइलिंग में भी मदद करता है यार, ठीक है। स्पेसीज आइडेंटिफिकेशन क्या करता है कि ह्यूमन का है कि एनिमल का है। फिर क्या होता है, कंपैरिजन एग्जामिनेशन, अगर हेयर रिसीव हुआ है क्राइम सीन से, ठीक है, तो ये जो है अननोन सैंपल से भी इसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ। अब इसके बाद आ जो डीएनए एनालिसिस पे, तो बताया था मैंने कि हेयर रूट जो है न्यूक्लियर डीएनए लेती हैं तो सूटेबल हो जाता है प्रोफाइलिंग के लिए। अगर इसके फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस की हम बात करें तो ये क्या करता है, आइडेंटिटी स्टैब्लिश करता है, ठीक है। रेस मतलब कि वो किस रेशियल ग्रुप का इंसान था या जानवर था, ठीक है। सेक्स यानी कि मेल था कि फीमेल था, ठीक है, ये बताता है। फिर सोर्स ऑफ हेयर का था कि कौन से बॉडी पार्ट से था, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। क्या, एक तो यार ये प्लांट बहुत ईजिली किया जा सकता है, मान लिया कि आपका बाल ला के किसी ने वहाँ पे डाल दिया, या फिर इतना हल्का होता है कि उड़ के भी आ सकता है। तो ये अलोन यूजुअली कैन नॉट इस्टेब्लिश आइडेंटिटी विद द एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, इसीलिए ये क्या करता है कि एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ किसी की आइडेंटिटी को वहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं कर सकता है कि आप वहाँ पे गए ही थे। ये यूजली क्या होता है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही होता है, ठीक है। इस पे ये हरदम क्वेश्चनेबल होता है। अगर अदर जो कॉरोबोरेटिव और मेन एविडेंस आपकी ओर हैं, इशारा कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए अपोजिट में काम करेगा, नहीं तो आपके सपोर्ट में भी काम कर सकता है, ठीक है। अब क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ फाइबर्स, ठीक है। अब हम फाइबर्स की बात करेंगे, उससे पहले हम फाइबर्स के बारे में पढ़ लें। स्लाइड गलत लग गई, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो फाइबर्स क्या होता है, ठीक है। फाइबर्स होते हैं कि जो रेशे होते हैं, ये कहाँ से मिल सकते हैं, क्लॉथ से, कारपेट से, या आपने मतलब किसी हाथ में कोई पट्टी वगैरह बंधी है, कोई ब्लैंकेट, या मतलब असॉल्ट में हो सकता है तकिए का यूज हुआ, उसके फाइबर्स, ठीक है, ये सारे होते हैं। तो इनके दो टाइप होते हैं, ठीक है, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक। तो नेचुरल कौन से होते हैं, कॉटन, वूल, सिल्क, और सिंथेटिक कौन से होते हैं, नायलॉन, पॉलीमर, एक्रिलिक, ठीक है। आजकल तो पॉलिस्टर और एक्रिलिक भर भर के चलता है। कंबल तो भैया कॉटन के भूल ही जाओ, एक्रिलिक के ही चल रहे हैं, और इतने ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं कि लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है। तो इनका एग्जामिनेशन कैसे होता है, फाइबर का कलर, डायामीटर, लेंथ, सरफेस कैरेक्टरिस्टिक, बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की हो सकता है, उन फाइबर में ब्लड के कंटेंट्स मिल सकते हैं हमको, ठीक है, सीमेन के कंटेंट्स मिल सकते हैं, या फिर स्किन के टेस्टेस मिल सकते हैं, ठीक है, स्किन टिश्यूज़ मिल सकते हैं। फिर इनका केमिकल एनालिसिस होता है इनके कंपोजिशन को पता करने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस की जो एडवांस लेबोरेटरी टेक्निक्स होती हैं वो क्या करती हैं कि प्रिसाइज आइडेंटिफिकेशन इनका कर सकती हैं। तो आपको पता है कपड़े की जो जांच होती है वो ऐसे ही होती है, जो मतलब क्लॉथ इंडस्ट्रीज होती हैं वो बहुत बारीक लेवल तक जाती हैं, ठीक है। फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, तो ये क्या करता है, कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कर सकता है, प्रेजेंस ऑफ क्राइम सीन पर प्रेजेंस आपकी बता सकता है, और ट्रांसफर ऑफ एविडेंसेस में मदद कर सकता है। चलिए अगली साइड देखते हैं क्या है अपना, कि कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन। आपको पता है कि जितना इंपॉर्टेंट कलेक्शन है उतना इंपॉर्टेंट प्रिजर्वेशन भी। आपने पता चला क्राइम सीन से जो है एविडेंस कलेक्ट तो कर लिया, लेकिन उसकी प्रॉपर हैंडलिंग नहीं हुई, चेन ऑफ कस्टडी जो है टूट गई।
तो भैया वो एविडेंस किसी काम का नहीं है, वो हर जगह पे क्वेश्चनेबल होगा अगर प्रॉपर जो है आपका प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है, प्रॉपर जो प्रोसीजरल प्रिंसिपल हैं वो फॉलो नहीं हो तो एविडेंस किसी काम का नहीं है, वो तुरंत क्वेश्चनेबल हो जाएगा चाहे जितना बड़ा एविडेंस हो। ठीक है, तो इसलिए कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के टाइम पे। ठीक, अकॉर्डिंग टू लॉ प्रॉपर कलेक्शन इज एसेंशियल। ठीक है, इसके लिए क्या होना चाहिए, ग्लव्स पहने होने चाहिए, कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का मिलावट होगी कि मॉइस्चर तक अगर आ गया तो फिर आप समझ लो कि वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, एयर और ड्राई वेट सैंपल्स होने चाहिए। ठीक है, क्लीन कंटेनर्स होने चाहिए, प्रॉपरली लेबल होना चाहिए, जिस टाइम पे हुआ है उसी टाइम पे लेबलिंग होनी चाहिए। ठीक है उसकी, और क्या, मेंटेन चेन ऑफ कस्टडी। ठीक है, अब एविडेंट्री वैल्यू की बात कर लेते हैं तो ब्लड की सबसे ज़्यादा होती है, सीमन की भी सबसे ज़्यादा, तो सलाइवा भी वेरी हाई होता है। ठीक है, हेयर एंड रूट की हाई होती है और हेयर विदाउट क्या कहते हैं मॉडरेट होती है हेयर की। ठीक है, और फाइबर्स की क्या होती है, कोरोबोरेटिव होती है। ठीक है, अब कुछ केस लॉज देख लेते हैं। कामती देवी वर्सेस पोसीराम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिकॉग्नाइज किया कि डीएनए एविडेंस derived from biological material is determining the paternity and identity। इस जो ये जो कॉन्सेप्ट है पैटर्निटी और आइडेंटिटी का, वो डीएनए प्रोफाइलिंग की वजह से इसको क्या किया जा सकता है, डिराइव किया जा सकता है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइजेशन दी इस केस में। ठीक है, मुकेश वर्सेस स्टेट ऑफ एंड सिटी दिल्ली। ठीक है, इसमें राहुल ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली का केस भी अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि चेन ऑफ कस्टडी जो है एविडेंसेस की वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बायोलॉजिकल स्टैंड प्लेड अ क्रूशल रोल कनेक्टिंग द अक्यूज्ड विद द क्राइम। ठीक है, उसके बाद संतोष कुमार सिंह वर्सेज स्टेट थ्रू सीबीआई, अगर इसके बारे में पढ़ेंगे तो फॉरेंसिक बायोलॉजिकल एविडेंस जो है वो सिग्निफिकेंट होते हैं, कोरोबोरेटिंग अदर एविडेंस एंड सिक्योरिंग कन्विक्शन। ठीक है, ये थी आज की क्लास यार, होप कि आपको पसंद आई होगी। ऐसे हम जल्दी जल्दी एग्जाम के पहले आपका सारा सिलेबस बहुत जल्दी ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, तो टू द पॉइंट है, हम बहुत ही डीप में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको डीप पढ़ना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो हर एक चीज़ का, हर एक सब्जेक्ट का एक पोस्टमार्टम सीरीज करके हम ले आएंगे। ठीक है, फिर एकदम डीप डाइव करेंगे कि जहाँ तक इसका अंत हो सकता है, एकदम उसके तल में घुस के पढ़ के आएंगे उसको। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है फॉरेंसिक साइंस बहुत डीप में तो आप कमेंट कर देना पोस्टमार्टम सीरीज के लिए। ठीक है, बाकी तो भैया किस किस ने बचपन में सीआईडी देखा है वो बताओ ज़रा।